Hello everyone, hello my dear students, how is it going? In today's video, we're gonna talk about three scientists which are the most important role in our this force and laws of motion chapter. सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे तीन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने अपने विचार दिए थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में। और जो तीनों साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो अलग थे। बट जो थ्री लॉज थे अगर उनकी हम बात करें तो आइजैक न्यूटन जो थे वो उन दोनों साइंटिस्ट जो थे या फिर आप कह सकते हो फिलोसोफर जो थिंकर होते हैं। साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट वो होते हैं जो साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। बट आप कहोगे मैम फिजिक्स भी तो साइंस में आता है, बट वो सोचने का काम करते थे, वो थिंकर थे। उन्होंने सोचा था ऐसा कि ये ऐसा हो सकता है और वो सही निकला। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी थ्योरम दी थी लॉज। अब आपको पता है थ्योरम, आप कहोगे मैम थ्योरम तो कोई भी कह देगा कि ये ऐसे होता है। बेटा थ्योरम एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अगर उसको किसी ने गलत ठहरा दिया कि हाँ ये रॉन्ग है तो इसका मतलब वो थ्योरम नहीं हो सकती। थ्योरम अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ये अगर ये थ्योरम बनी है तो ये सही ही होगी। अगर ये थ्योरम नहीं होती, अगर कोई चीज़ है जिस तरह से आपने पता होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा अलग लेकर जाऊँ, जो हमारे रामानुजन थे उन्होंने 4000 थ्योरम लिख दी थी। उन्होंने 4000 थ्योरम लिख दी थी और वो 32 ईयर्स की एज में तो उनकी डेथ हो गई थी। तो थ्योरम उनकी अब तक की जितने भी थ्योरम्स हैं उनको कोई भी गलत नहीं ठहरा पाया है। ठीक है, उन्होंने मीन्स वो एक जो कहते हैं ना मैथमेटिक्स के बारे में मीन्स ज़्यादातर उनका जो दिमाग था वो ज़्यादा चलता था। तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 force and laws of motion में। Let's dive into chapter and get started. Okay, let's start. अब आप देख सकते हैं हिस्ट्री। ओके तो पहले थे हमारे एरिस्टोल। जो एरिस्टोल थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मीन्स थिंकर, जो जो हमारा जीवन है, जो जीव जंतु उनके बारे में जो सोचना है उनका तरीका, उनके बारे में उन्होंने क्या उनके जो लॉज थे उन्होंने बोला था नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडीज इज एट रेस्ट, कि जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, बॉडी की एक रेस्ट पर है। नहीं, इनको गलत ठहराया था हमारे जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोल, जो कि एक इटालियन रीजन से आते हैं। उन्होंने बताया था कि नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज़ रेस्ट और इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कि एक वेलोसिटी के तौर पर ही हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल स्टेट। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि रेस्ट ही हो सकती है, नहीं, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है नेचुरली। अभी जो यूनिवर्स है, ये जो चल रहा है, ये क्या है, मोशन में ही तो है एक काम। और क्या इनके जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो क्या है, मोशन में है। और रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसको लोग किस नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिस्टोल फेलेसी, कि जो ये उन्होंने दिया था ये इनका गलत था। हाँ, ये जाने माने बहुत ही बड़े थे, पर गलती हर किसी से हो जाती है, पर उन्होंने जैसा सोचा उन्होंने वैसा ही बताया। फिर गैलीलियो बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो नेचुरल स्टेट है वो बॉडी की चेंज होती है, या फिर मोशन में रहती है या फिर रेस्ट में रहती है। अब आते हैं हमारे न्यूटन, जो कि एक ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड में रहते थे, बट इनकी ब्रिटेन में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक्सटेंडेड गैलीलियो, कि गैलीलियो का जो विचार था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया और उसको थोड़ा सा और अच्छे से क्या करा ब्रीफली में बताया। गैलीलियो आइडियाज समराइज्ड इन 3 लॉज ऑफ मोशन, और इन्हीं से ही हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन किन्होंने, आइजैक न्यूटन ने बताई। और आपको पता होगा कि आइजैक न्यूटन ने ही हमारा जो क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया बताया था। मीन्स उनको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। कैसे बताया था, पर वो भी आपको बता देती हूँ कि वो कहीं पर बैठे थे, यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक एप्पल है, वो एप्पल जब नीचे गिरता है तो वो ऊपर क्यों नहीं रह जाता, कोई भी चीज़ ऊपर से ऊपर ही क्यों नहीं रहती, नीचे क्यों आती है। तो उन्होंने तब देखा कि जो ग्रेविटी है हमारे अर्थ पर, ग्रेविटी के कारण ही हम चल पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्होंने ही बताया था।
तो अब आपको आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। भाई पहला लॉज ऑफ मोशन क्या था, चलते हैं उसकी तरफ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर रह जाता है और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। कि एक वो ऑब्जेक्ट जो कि बनाए अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहता है रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात की गई है यहाँ पर। अनटिल जब तक उस पर कोई कंपेल्ड कोई एक चेंज ना लाया जाए, उस पर कोई अप्लाइंग नहीं किया जाए एक एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कोई बॉल है हमारे पास, कोई बॉल है। अब इस बॉल ये क्या है हमारे ग्राउंड से मीन्स कॉन्टैक्ट रीजन में है ग्राउंड के, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि भाई पार्क वगैरह भी है, यहाँ पर घास है वगैरह, ठीक है। अब देखो एक बॉल है, एक जो बॉल होती है वो तब तक रेस्ट पर रहना चाहती। देखो बॉल जो है अभी रेस्ट पर है, किस पर है अभी ये रेस्ट पर है। अगर आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, मैंने बताया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर आप इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस्ड फोर्स जो भी है अगर आप उस पर लगाओगे तभी ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो हर एक चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि हर एक चीज़ को अगर हमें रेस्ट से मोशन में लाना है या फिर मोशन से रेस्ट में लेकर आना है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी फोर्स, एक प्रेशर, एक पुल और पुश, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी रेस्ट पे है, ओके बाय एक्सटर्नल फोर्स। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके स्टूडेंट्स, मोशन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखो आपको इसको आप किक करोगे, किक किया तो आपने पुश किया, किक किया आपने, फिर क्या हुई बॉल हिली। ये क्या देखो अब आपको बताती हूँ, आपने एक बॉल को किक किया, वो बॉल थी वो यहाँ पर आ गई। तो अब ये मैंने ये भी बताया कि वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसकी जो फ्रिक्शनल पावर है वो रहेगी। और फ्रिक्शनल पावर जब इसको रोक देगी, जितना भी इसमें क्षमता है चलने की और चलेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी जब नीचे गिर जाएगी। तो क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन जो है वो हर एक चीज़ का मोशन का अपोजिट होता है, हमेशा मोशन के अलग काम करता है। तो अब यहाँ पर ये रुक जाएगी, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। फिज़िक्स बहुत इजी है, बस उसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको आसान लगने लग जाएगी। तो हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स से ही हम किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और बट आपने पता है एरिस्टोटल ने बोला था कि नेचुरल स्टेट ही रेस्ट है। बट अब क्या कहा कि हाँ नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं है, मोशन भी हो सकती है। अगर हम एक ऐसी चीज़ लें, अब बॉल जो है हमने किक की, अब तो हम बॉल पर प्रेशर नहीं डाल रहे थे, बॉल चल रही थी, हमने एक बार किक किया फिर वो रुक जाती है। तो जो वो चल रही थी वो भी तो एक नेचुरल था, वो चल तो खुद रही थी। हाँ हमने पुश की पर थोड़ी देर के लिए तो चल रही थी ना। तो मोशन और रेस्ट दोनों ही नेचुरल स्टेट हैं। ये हमारे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में आइजैक न्यूटन ने दिया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट until an external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in motion until an external force is applied over it change its states. This means all object resist to in changing their state. Resist क्या होता है? बनाए रखना। The state of an object can be changed by applying external force only. इसमें बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपनी अगर वो किसी स्टेट में वो चाहता है कि मैं इसी स्टेट में बना रहूँ, पर उसको बदलने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। मैंने बताया बोल चाहते थे कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, पर बच्चों ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हम रेस्ट पे नहीं रखना चाहते, हम तो इसको किक करेंगे, खेलेंगे। तो फिर वो मोशन में आएगी, फिर वो चाहते कि मैं मोशन में रहूँ, बट फ्रिक्शन की वजह से वो रुक गई, ठीक है। अब आपको और एग्जांपल देते हो, आपको देखो अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो, जो मोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बैठ ही जाते हैं यूट्यूब वगैरह चलाते रहते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते रहते हैं, तब तक उनकी मम्मी उनको ना कह दे कि नहीं चला, पढ़ ले थोड़ा काम, तो वो नहीं जाएंगे। अगर मीन्स उन पर भी उनकी जो मम्मा है वो एक्सटर्नल फोर्स डाल रही है। क्या डाल रही है? एक एक्सटर्नल फोर्स उनकी मम्मा है कि कह रही है उठ और काम कर। वो रेस्ट पर हैं, वो बेड पर लेटे हुए टीवी चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट उनकी मम्मा एक एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है कि नहीं पढ़ो, जाकर करो काम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन। और कुछ चीज़ें और हैं कि किस तरह से जो फोर्स होता है वो इक्वल टू कैसे होता है, फोर्स
इक्वल टू एम ए। एम ए के इक्वल क्या होते हैं, हमें ये सभी टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं, तो सभी टॉपिक्स आसानी से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तक हमने फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ा आसानी से और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके जो जो न्यूटन, अब आपको समझ में आ गया कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने ही 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, इसलिए हम फोर्स को हम न्यूटन में ही काउंट करते हैं कि कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया, 10 न्यूटन का, 15 न्यूटन का या इतने का, तो उनके नाम से ही हमने ये वैल्यूज़ रख दी। और जो फोर्स होता है बच्चों, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो फोर्स है वो लगता है किसमें, स्पीड में भी, और जो लगाया जाता है वो उसके वेट पर भी डिपेंड करता है। तो अगली वाली वीडियो जो आएगी इनके बारे में ही आएगी, अब मैं इनको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।